हेलो गुड इवनिंग गाइस, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं JKSSP ऑनलाइन ट्यूटोरियल। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग आरबीआई को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड ये लेक्चर नंबर 3 है आई थिंक। इससे पहले मैं 2 लेक्चर ले चुका हूँ, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने बेसिकली फंक्शन पढ़े थे और मैंने बताया कि अगर आप फंक्शन यहाँ तक पढ़ लेते तो भी आपका आरबीआई का क्वेश्चन निकल जाएगा। बाकी उसके मेथड हैं वो हम आज नहीं हो पाए, कल करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे ताकि आप चीज़ों को प्रैक्टिकली समझ पाओ। मैंने ये फंक्शन बताए थे क्या क्या करता है। बैंकिंग को रेगुलेट करता है, न्यू बैंक को लाइसेंस देता है, करेंसी इशू करता है एक्सेप्ट 1 रुपया का और कॉइन्स को छोड़ के, 1 रुपये का नोट और कॉइन्स को छोड़ के। इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, बैंकर का बैंक होता है, बैंक ऑफ गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। ये आप प्लान ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी बोलते हैं इसको। मनी मार्केट को कंट्रोल करता है, फॉरेन रिजर्व को कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको कि सेकंड लार्जेस्ट बैंक कौन सा होता है, एटीएम के बारे में बताया मैंने आपको। देन आपको मैंने एक चीज़ बताई इंपॉर्टेंट, क्या था वो था ये वाला एएम, कहाँ गया वो, ये वाला AMPF एक्ट क्या था। ये था एग्रीमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी। तो बेसिकली ये 20 फरवरी 2015 में जो आरबीआई का काम था वो बेसिकली क्या होता था, वो था इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। क्या था, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। कैसे करता है ये मैं आपको ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। जो हमने पढ़ा था कौन सा, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर पढ़ा था ना। और इसके साथ साथ एक काम इसका और जोड़ दिया गया मोदी गवर्नमेंट के द्वारा कि आपको ग्रोथ पे भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप महंगाई को इस कदर कम कर दो कि लोगों के पास पैसा ही ना बचे और इन्वेस्ट ना कर पाए। तो ये एक्ट भी इंपॉर्टेंट था, इसकी डेट भी याद रखना और इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, ठीक है। तो हुआ किस किस के बीच में था, ये आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में हुआ था। फिर आपको मैंने बताया था थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव। तो चलिए आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ आरबीआई। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट है जिससे आपके क्वेश्चन अगर वो एग्जाम्पल के थ्रू बनाने की कोशिश करता है तो आप इजीली क्वेश्चन बना सकते हो और आप मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हो कि किस तरीके से महंगाई कंट्रोल होती है, कैसे क्या होता है। सबसे पहला काम है आरबीआई, जो हमने पढ़ा था क्या था, आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंकर टू अदर बैंक्स। तो ये दूसरे बैंकों का बैंक की तरह काम करता है। इसलिए इसको बैंकों का बैंक भी बोला जाता है। अब देखिए, कल एक बच्चे ने क्वेश्चन में से पूछा था लास्ट क्लास में, सर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा दीजिए। तो मैं इसके बारे में भी आज एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है देखो, तो इसको बैंकों का बैंक क्यों बोला जाता है, ये तो साफ सी बात है कि ये बैंकों के साथ डायरेक्टली काम करता है। मतलब बैंकों से उधार लेना देना, उनको कैसे सप्लाई करनी, सब कुछ कंट्रोल करता है बेसिकली आरबीआई। ये तो सबको पता होता है, लेकिन मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए चलो ध्यान से समझिएगा कि इसको आप बैंकों का बैंक क्यों बोलते हो। बेसिकली देखो, आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसने क्या किया, मान लीजिए एसबीआई बैंक से क्या लिया, उधार ले लिया। मान लीजिए एसबीआई बैंक से इसने 10 लाख का उधार ले लिया, ठीक है, 10 लाख का। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको गारंटी दी, इसको बोला कि आपने मेरे को 10 लाख का उधार दिया है, मैं आपको वापस करूंगा। लेकिन एसबीआई बोलती है नहीं, हमें तो कोई प्रूफ दो, कल को आप नहीं दोगे, आपकी सरकार बदल जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बदले में एक क्या देती है, बदले में एक सिक्योरिटी देती है। क्या देती है, सिक्योरिटी देती है, और इसको बोला जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये बेसिकली कुछ नहीं होता, जो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं वो क्या होता है आपका, वो बेसिकली एक पेपर होता है। क्या होता है, एक पेपर जिसपे साफ साफ लिखा होता है कि हमने आपसे 10 लाख रुपए लिए, इसके बदले में आपको हर साल जितना भी हम इंटरेस्ट देंगे, 10% 20% मान लो कुछ भी, हर साल इतना इंटरेस्ट भी देंगे और 10 साल बाद आपको पैसा वापस भी कर देंगे। कुछ जो भी डील हुई होगी एक्स्ट्रा करेंगे, जो भी करेंगे। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ये कुछ नहीं है, ये एक सिक्योरिटी देती है, खाली इसको एक सेफ्टी देती है एसबीआई को, ताकि आप मुझे उधार दो, मैं आपको ये पेपर लिख के दे रहा हूँ कि हमने आपसे इतना पैसा लिया, आपको हर साल 10% ब्याज भी देंगे या 20% ब्याज देंगे, प्लस आपका पैसा इतने टाइम के बाद वापस भी कर देंगे। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेसिकली एक पेपर होता है।
अब आगे इसमें आरबीआई का क्या रोल हुआ, इसने तो डायरेक्ट पैसा ले लिया, और आपको पता है आरबीआई एक एजेंट होता है किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब क्या होता है, मान लीजिए बैंकों को जरूरत पड़गी पैसों की, इसको 10 लाख की जरूरत पड़गी, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एकदम से तो पैसा दे नहीं पाएगी। अब आरबीआई क्या बोलता है, आरबीआई बोलता है एक काम कीजिए, एसबीआई को बोलता है कि आपको अगर पैसे चाहिए, आपको 10 लाख रुपए अगर चाहिए, आप एक काम कीजिए, मेरे से 10 लाख रुपए ले जाइए, मेरे से 10 लाख ले जाइए, लेकिन इसके बदले में जो आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पड़ी हुई हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वो हमें दे दीजिए एज अ प्रूफ, जो आपने लिया था, जो पेपर आपके पास था कि आपको गवर्नमेंट से पैसे लेने हैं। ऐसा ना हो कि कल को आप पलट जाओ, एसबीआई पलट जाएगी, हमने पैसा लिए नहीं, सिक्योरिटी इनके पास है, गवर्नमेंट से ही मांगना शुरू कर दे। तो इसने बोला कि आप एक काम कीजिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मेरे को दीजिए, जो पेपर आपके पास, मेरे से 10 लाख ले जाइए, और मुझे 10 दिन 20 दिन जितना भी टाइम होगा, इसके बाद जब आपका ज़रूरत पूरी हो जाएगी तो आप मुझे वापस कर दीजिएगा। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी चली गई भी आरबीआई के पास, और ये पैसा चला गया इसके पास, एसबीआई ने अपना पैसा यूज़ करा, देन आफ्टर दैट फिर से एसबीआई ने पैसा अपना यूज़ कर लिया। अब ये चाहती है कि मैं 10 लाख वापस ले लूँ आरबीआई से 10 लाख इसको वापस दे दो, सॉरी 10 लाख लिया था ना, तो 10 लाख इसने फिर से वापस दे दिया, और बदले में फिर से अपनी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी वो ले ली। तो अब देखिए आरबीआई ने क्या काम किया, आरबीआई ने इसको बैंक से पैसा लेना या देने का काम किया। तो बैंकों का बैंक इसलिए कहा जाता है, लेकिन अपनी मर्जी से पैसा नहीं दे सकती, इसके लिए इसको प्रूफ चाहिए होते हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है। आपको बोला जाएगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कौन प्रोवाइड करता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। कौन करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन गलती से आरबीआई मत लगा के आना, आरबीआई नहीं करती, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है, लेकिन इसके बिहाफ पे आपका जो आरबीआई है वो एसबीआई या किसी भी कमर्शियल बैंक को पैसा देता या लेता है, उनसे लोन देना, उधार लेना देना, इससे काम करता है। वो जो प्रूफ होता है वो होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इसको कौन प्रोवाइड करता है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, आई होप आप समझ पाए होंगे। ये बेसिकली एक पेपर होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि गवर्नमेंट ने कितना पैसा लिया या दिया है, कोई भी बैंक जिससे भी लिया होगा। और आरबीआई का रोल क्या होता है, अगर इमरजेंसी ज़रूरत पड़ती है किसी को भी, तो वो उनको बैंकों को पैसा देता भी है, लेता भी है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो आई होप यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। तो आपको बोला जाएगा कि गवर्नमेंट आरबीआई क्या है, बैंकों का बैंक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो उनसे पैसे डायरेक्टली लेना या देने का काम करता है, किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे, और वो भी किसके प्रूफ पे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के प्रूफ में। चलिए अगला कंसेप्ट समझ लेते हैं। ये तो आपने फैक्ट पढ़ लिया कि आरबीआई एक्ट एज अ लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये तो आपने पढ़ भी लिया था। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको समझा दूंगा, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं। एक्ट एज अ लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब ये क्या करता है आपको, तो इसका मतलब यही होता है कि ये आपको अगर कहीं भी पैसा लोन नहीं मिले तो आरबीआई एक लास्ट उम्मीद होती है, ये यहाँ पे आपको मिल ही जाएगा। मतलब ये बैंकों की लास्ट उम्मीद है, सबकी ये लास्ट उम्मीद होती है, लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट कंसेप्ट क्या था। एक इसमें पॉइंट आता है कि ये कैसा काम करता है, आपका आरबीआई एक काम करता है क्या, क्लियरिंग हाउसिंग का भी काम करता है, क्लियरिंग हाउसिंग का भी काम करता है। इसका क्या मतलब होता है, ये वर्ड आप पढ़ा होगा काफ़ी बार आपने, इसका मतलब क्या होता है, चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए होता क्या बेसिकली, मान लीजिए एक बंदे का अकाउंट है एसबीआई बैंक में, कहाँ पे है, एसबीआई बैंक में, एंड एक बंदे का अकाउंट है आपका जेके बैंक में। अब जो एक बंदा है यहाँ पे, जो भी बंदा है, इसका जो एटीएम कार्ड यूज़ कर रहा होगा, तो आपको भी पता है कि एटीएम कार्ड आपका एसबीआई का जेके बैंक में भी चल जाता है और जेके बैंक का एसबीआई में भी चल जाता है। तो बेसिकली मान लीजिए इस बंदे ने अपना कार्ड कहाँ यूज़ करा, जेके बैंक में यूज़ कर लिया। अब इस बैंक से इसने पैसा निकलवा लिया बंदे ने, ये चला गया घर पे। अब एसबीआई को कैसे पता चलता है कि मेरे बैंक में इस बंदे का कितना पैसा कम हुआ, क्योंकि डाटा तो उसने कहाँ यूज़ करा है, जेके बैंक में। तो ऐसा भी हो सकता है कि जेके बैंक वाले ने एसबीआई को यूज़ कर लिया, एटीएम को, यहाँ से पैसा निकलवा लिया। अब जेके बैंक को कैसे पता चलेगा कि मेरा एसबीआई से पैसा निकला, मुझे अपने इस अकाउंट से, जेके बैंक में जिस भी बंदे का अकाउंट है उसके इतने पैसे कट करने हैं। तो बेसिकली इन दोनों कामों को ये बोलता है, आरबीआई बोलता है कि भैया आप इस काम को छोड़ दीजिए,
जो भी कर रहा है मैं देख लूँगा उसको, वो इसके एटीएम को भी, इसके एटीएम को भी, कितना डाटा इसने, इसका पैसा कितना जेके बैंक वाले ने इसका यूज़ किया और इसने कितना किया, वो सब कुछ वो खुद अपने आप क्लियर कर देता है, जिससे आपके ऊपर बर्डन नहीं आता है। अदरवाइज इसके अपने अपने बैंक होते, तो अगर इससे कर रहा है तो एसबीआई बोलती है कि मेरा एटीएम, आपके बंदे ने मेरे जहाँ पे एटीएम यूज़ किया है तो आप मुझे टैक्स दीजिए, जहाँ इतना पैसा कटा है ये वो। तो इन सब का ना देखते हुए इसने बोला आरबीआई ने, आप एक काम कीजिए, इसका हिसाब किताब मैं कर लेता हूँ, जितना पैसा निकाला इसने यहाँ से जो भी कम ज़्यादा होगा मैं अपने आप यहाँ से आपका क्लियर कर दूंगा, आपके पैसे यहाँ कर दूंगा, इसका यहाँ कर दूंगा, मतलब कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, आप अपना अपना काम कीजिए। इसलिए इसको क्लियरिंग हाउसिंग का भी काम बोला जाता है कि आरबीआई कैसा काम करता है, क्लियरिंग हाउसिंग का, मतलब ये इनका डाटा सारा क्लियर कर देता है, ये डायरेक्टली कर देता है आरबीआई, इन सब का जितना भी पैसा कम ज़्यादा हुआ। समझ आई बात की? तो आई होप समझ आई होगी। फिर से एक बार समझा देता हूँ। जैसे एसबीआई का एटीएम बंदे ने जेके बैंक में यूज़ करा, मान लीजिए 1 लाख रुपया निकलवा लिया 2-3 दिन लगा के, बट 1 लाख रुपया यहाँ से निकाला, फिर इसका डाटा इसके पास कैसे पहुँच गया, कि इसको कैसे पता चला कि मेरे इसके अकाउंट में से 1 लाख रुपया बंदे ने निकाला है, इवन कि उसने तो जेके बैंक में जाके निकाला है, उसका अकाउंट तो एसबीआई में था, तो जेके बैंक वाला उसको बताएगा नहीं, ये डायरेक्टली उसको पता चल जाएगा, क्योंकि आरबीआई अपने आप इसको क्लियरेंस करके इसका डाटा मेंटेन कर देता है एसबीआई के अंदर भी, इस बंदे का जिसने यहाँ से पैसे निकाले, तो वो आरबीआई कर देता है। तो आरबीआई कैसा काम करता है, क्लियरिंग हाउसिंग का भी काम करता है। सो होपफुली अब तो समझ आ चुकी होगी। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं गाइज, अगला कॉन्सेप्ट देखिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे। अगला लिख लीजिए कॉन्सेप्ट, ये क्या काम करता है, ये काम करता है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट मतलब कितना पैसा आपको किसी को लोन देना है नहीं देना, बैंकों का बेसिकली आरबीआई के पास पावर होती है। क्या होती है, आरबीआई के पास पावर होती है, हैज़ द पावर, आरबीआई हैज़ द पावर, आरबीआई हैज़ द पावर टू कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ, मतलब कितनी मात्रा में, वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड बाय बैंक, मतलब बैंकों द्वारा कितना किसी को लोन देना है कितना नहीं देना, ये भी कंट्रोल कौन करता है, ये बेसिकली आपका आरबीआई ही करता है। क्यों करता है, एक बार मेरी मॉनेटरी पॉलिसी की क्लास को याद कीजिए। ये को कॉन्सेप्ट से समझना, ऐसे नहीं है कि आपको याद कर लेना कि क्यों कंट्रोल करता है। सब बेसिकली बैंकों की हर चीज़ तो आरबीआई ही कंट्रोल करता है, कुछ भी पूछे तो आरबीआई आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ होना जरूरी है। ऐसा क्या होता है, देखिए आपको मैंने सिखाया था ना, एक CRR और SLR, दोनों की फुल फॉर्म मेरे को आप लिख के कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो ये क्या मेथड होता है, जैसे ही बैंकों ने आगे उधार देना स्टार्ट कर दिया ज़्यादा, तो ये क्या करता है, ये CRR या SLR दोनों को बढ़ा देगा। जब ये चीज़ें बढ़ा देगा तो कैश रिजर्व रेशियो जो बढ़ जाएगी, तो जो पैसा इसने आगे देना था इसको यहाँ पे जमा करना पड़ा, एक चीज़ रिजर्व कर दी, अब पैसा बचा कम तो आगे नहीं देंगे। ये कब करता है, जब आपकी महंगाई बढ़ जाती है। मान लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह क्या होती है, मैंने बताया भी था, जब मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाता है तब महंगाई बढ़ती है। क्यों, क्योंकि पैसा ज़्यादा होने की वजह से पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, वो लोग काम करना बंद कर देते हैं। तो ये मैं साइकिल बहुत अच्छे से समझाया था, फिर से समझा देता हूँ। क्योंकि जब मार्केट में पैसा नहीं, अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो बेसिकली मार्केट से पैसा कम करना है, तो इसने क्या किया, CRR SLR को बढ़ा दिया और बैंकों से पैसा खींच लिया अपने पास। अब पैसा बचे नहीं इनके पास देने के लिए, कम बचा, तो मार्केट में ऑटोमेटिक पैसा कम जाएगा। अगर पैसा कम जाएगा तो मुझे बताइए क्या इन्वेस्टमेंट पूरी हो पाएगी? ये साइकिल को तो याद कर लीजिए। जब इन्वेस्टमेंट कम होगी तो प्रोडक्शन अपने आप कम होगा। जब पैसा नहीं लगेगा मार्केट में तो प्रोडक्शन कैसे करोगे आप? अगर प्रोडक्शन कम हो गया तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप कम होगा। ये सारे डायरेक्टली रिलेशन होते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए आदमी चाहिए, मैन पावर चाहिए। जब प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा तो मैन पावर कैसे, क्या यूज़ करोगे? अगर ये हुआ तो इनकम कम होगी। क्यों? क्योंकि इनकम तो उसी को दोगे ना जो काम करेगा। जब एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो इनकम किसको दोगे? अगर इनकम कम हुई तो सेविंग क्या होगी? सेविंग कम होगी। सेविंग कम होगी तो बेसिकली आके इन्वेस्टमेंट कम होगी। ठीक है, तो इनकम जो होती है, इनकम डिपेंड करती है डिमांड, डिमांड डिपेंड करता है प्रोडक्शन, और डिमांड प्रोडक्शन दोनों को बराबर रखना ही, यही तो आरबीआई का काम है। मेन इसका काम होता है कि डिमांड, मेन सब कुछ यही है, डिमांड और प्रोडक्शन को इक्वल बना के रखना। मतलब ना तो ज़्यादा डिमांड होनी चाहिए, डिमांड ज़्यादा होगी तो भी महंगाई में दिक्कत आएगी, और प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो भी महंगाई में दिक्कत आएगी। तो इन दोनों को मेंटेन करना ही बेसिकली आपके आरबीआई का काम होता है। तो आरबीआई क्या करता है, इसका
ये कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट भी होता है। क्या होता है? ये कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट भी होता है। आई होप समझ पाए होंगे। ये चीज़ें मैं इसलिए समझा रहा हूँ सो एज आप थोड़ी सी चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ। अब इसके बाद मैं इसको एक बार रिवाइज भी करूँगा, आपकी पूरी जितनी भी क्लासेस आपने पढ़ी हैं एक क्लास में मैं सबका रिकैप लूँगा सो एज आप लोगों को याद आ जाए। तो धीरे धीरे अब मैं MCQs भी करवाने वाला हूँ सो एज आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। अब मैं थोड़ी सी आगे एग्जाम्पल लेता हूँ क्या होता है ये, ठीक है। तो ये आप समझ पाए होंगे ये क्यों कंट्रोल करता है, क्योंकि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। तो RBI क्या करता है बेसिकली, जब RBI इसी की बात कर रहा हूँ मैं, RBI क्या करता है, RBI करता है RBI पंप्स इन मनी, मनी को बढ़ा देता है, पंप्स कर देता है ड्यूरिंग रिसेशन। ये आप इन्फ्लेशन चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ जाओगे। रिसेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है। एंड स्लो डाउन कर देता है, एंड स्लो डाउन कर देता है, स्लो डाउन एंड विड्रॉल्स, स्लो डाउन या स्लो डाउन कर देता है या विड्रॉल कर देता है, विड्रॉस कर देता है, पैसा निकाल लेता है, मनी मार्केट से खींच लेता है, मनी सप्लाई जो होती है कम कर देता है। कब? ड्यूरिंग एन इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशनरी एक्शन या पीरियड बोल सकते हो आप, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरी लाइन का मतलब ये है कि RBI क्या करता है, जब रिसेशन आता है तो मनी पंप करता है, मीन्स कि मनी मार्केट में फैलाता है। क्योंकि रिसेशन आ गया, प्रोडक्शन बहुत कम हो गया, प्रोडक्शन कम होने की वजह से लोग के पास पैसा ही नहीं था तो प्रोडक्शन कम होना ही था। तो इसको बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, वो महंगाई को बढ़ाता है। जब महंगाई बढ़ेगी तो मार्केट में पैसा होगा तभी तो बढ़ेगी, इसलिए वो मार्केट में पैसा देता ज़्यादा। कैसे? बेसिक सी बात है, CRR CSLR को कम करेगा, बैंकों के पास पैसा रहने देगा तो बैंक आगे लोन देगा, बैंक लोन देगा तो मार्केट में पैसा आएगा, मार्केट में पैसा आएगा तो महंगाई बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि पैसा होगा तभी तो डिमांड करते हो, डिमांड होगी तो महंगाई होगी। कोई चीज़ की जितनी डिमांड उतनी महंगाई होती है। तो बेसिकली जब रिसेशन होता है तो पैसा पंप करता है, जब महंगाई आती है तो पैसा कम कर लेता है, स्लो डाउन कर लेता है, ठीक है। तो ये थी आपकी इसकी बात कि कैसे वो मार्केट में महंगाई को कंट्रोल करता है। यहाँ से एक बहुत अच्छा मैं कॉन्सेप्ट आपको अब समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझना। देखो मान लीजिए मार्केट में रिसेशन आ गया, मान लीजिए मार्केट में रिसेशन आ गया। रिसेशन आने का मतलब प्रोडक्शन खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट में पैसा नहीं था। अब बताइए RBI क्या करेगा, थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करना, समझ आ जाएगी। तो बेसिकली जो RBI रेट लगाता है, जो RBI के रेट्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, तो वो क्या करता है, आपको पता है कि मार्केट में प्रोडक्शन कम हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रोडक्शन कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि मार्केट में पैसा नहीं था। अब RBI क्या करेगा, रिसेशन को अगर दूर करना है तो मुझे बताइए ये अपने इंटरेस्ट रेट, ये अपने जो इंटरेस्ट रेट होंगे वो बढ़ाएगा कि कम करेगा? ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा कि कम करेगा? तो अगर इसने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, अगर इसने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो बैंक ज़्यादा लोन RBI से नहीं लेगा, तो आगे पैसा कम देगा, तो महंगाई जाएगी नहीं। बेसिकली अगर आपको रिसेशन दूर करना है, आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको मार्केट में पैसा देना पड़ेगा, मार्केट में मनी सप्लाई बहुत बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन लेके आना पड़ेगा। रिसेशन को कंट्रोल करना है तो इन्फ्लेशन लेके आओ, महंगाई लेके आओ। महंगाई लेके आने का एक ही तरीका है कि मार्केट में पैसा भेजो ज़्यादा। तो मुझे बताइए RBI अपना रेट क्या करेगा? RBI बैंकों को लोन देगा और बोलेगा कि मैंने आपका इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, जब कम कर दिया तो ये जो बैंक हैं ये इससे लोन लेंगे। जब लोन लेंगे तो बैंकों के पास पैसा आएगा, ये आगे लोगों को लोन फिर देंगे, जिससे मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा। जब मार्केट में पैसा आएगा, लोगों के हाथों में पैसा होगा, लोग इन्वेस्ट करेंगे और प्रोडक्शन करेंगे। जब पैसा होगा तो धीरे धीरे अपने आप महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ने से आपका रिसेशन दूर हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। मेरी बात को दोबारा से सुनना, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अच्छा कॉन्सेप्ट है। जब मार्केट में रिसेशन आ गया, मैंने बोला जब मार्केट में रिसेशन आ गया, तो रिसेशन क्या होता है? जब प्रोडक्शन खत्म हो गया, प्रोडक्शन बहुत कम होने की वजह से रिसेशन आ जाता है, जब मार्केट में कुछ बन ही रहा हो। ऐसे में RBI क्या करेगा? RBI अपने इंटरेस्ट रेट कम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये चाहता है कि मेरे से अभी बैंक पैसा ले।
क्योंकि बैंक ही तो आगे आपके साथ डील करने वाले हैं। तो इंटरेस्ट रेट कम करा कब? जब रिसेशन आया। इंटरेस्ट रेट कम करा कब? जब रिसेशन आया। क्यों कम करा? कॉमन सी बात है, रेट कम करेगा, इंटरेस्ट कम लेगा तो बैंक लोन भी ज़्यादा लेंगे। अगर ये रेट बढ़ाएगा तो बैंक लोन ही क्यों लेंगे? उनको पता है कि वापस कौन करेगा। अगर ये लोन लेगा तो आगे भी ये इंटरेस्ट बढ़ाएगा, तो इनको भी आगे इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा, तो लोग आगे लोन ही नहीं लेंगे। अब आपको बैंक बोले कि 20% पे लोन ले लो, आप लोगे? नहीं लोगे। इसलिए इसने किया इंटरेस्ट कर दिया कम। बैंकों ने पैसा लिया इससे क्योंकि इंटरेस्ट कम थे, इसने थोड़ा सा बढ़ा के आगे जनता को दिया मार्केट में, और लोगों को सस्ता लोन मिल रहा है, लोग भी लोन लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जब लोन लेंगे लोगों के हाथ में पैसा आएगा, पैसा आने से क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगी, क्योंकि लोग इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो अपने आप रिसेशन दूर होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे मार्केट में बैलेंस हो जाएगा। जैसे ही लगेगा कि अभी महंगाई ज़्यादा हो रही है बिल्कुल, तो वो क्या करेंगे? रेट बढ़ा देंगे अपना। तो बेसिकली यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आया मेरा, जो आपको याद रखना है। इससे देखो क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। जैसे आपको मैंने बोला, अगर आपका इन्फ्लेशन बढ़ गया, अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ, तो आरबीआई का जो रेट है उसको क्या करना पड़ेगा? आरबीआई को अपना रेट कम करना पड़ेगा ज़्यादा। आपको पता है महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ने का मतलब मार्केट में पैसा ज़्यादा है, मार्केट से पैसा कम करना है, तो इसको रेट बढ़ाना पड़ेगा। ये बैंकों को बोलेगा भैया मैं ज़्यादा इंटरेस्ट लूँगा आपसे, मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, इंटरेस्ट ज़्यादा दीजिए। तो अब बैंकों को जब ज़्यादा इंटरेस्ट पे मिलेगा तो बैंक कम से कम लोन लेंगे, तो बैंकों के पास पैसा कम हुआ तो इनडायरेक्टली हमारे पास अपने आप कम हो जाएगा। तो इसका इन्फ्लेशन का आरबीआई रेट से डायरेक्टली रिलेशन है। इन्फ्लेशन है तो आरबीआई का रेट ज़्यादा होना चाहिए, तभी कम होगा। अगर रिसेशन आ गया, अगर रिसेशन आ गया तो आरबीआई का रेट भी, आरबीआई का जो इंटरेस्ट रेट है, आरबीआई का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम हो जाएगा। रिसेशन आने का मतलब प्रोडक्शन कम होगी, ठीक है, तो इसका रेट भी कम करना पड़ेगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप समझ पाए होंगे, मैंने कोशिश करी आपको समझाने की। इन्फ्लेशन आ गया तो दिमाग में रखो कि मार्केट में पैसा बढ़ गया, लिक्विडिटी बढ़ गई, कम करने के लिए आरबीआई को अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, सो एज बैंक इससे उधार कम ले। अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉजिकली सोचना, आंसर आएंगे। सबसे पहले मैं बोलता हूँ, मान लीजिए आपके आलू प्याज के प्राइस बढ़ गए, आलू प्याज के प्राइस इंक्रीज हो गए। इट मीन्स कि प्राइस इंक्रीज होने का मतलब महंगाई बढ़ गई। क्या हुआ? महंगाई बढ़ गई। तो मुझे बताइए देन आरबीआई रेट शुड बी, थोड़ा सा यूज करिए दिमाग को। अगर आपके महंगाई बढ़ गई, चीज़ों के प्राइस बढ़ गए, मतलब इन्फ्लेशन आया, तो बताइए आरबीआई को अपना रेट क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज की इंक्रीज? तो आंसर आपको दिख रहा है कि इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है। तो बेसिकली अगर इन्फ्लेशन कम करना है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। तो आरबीआई का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो क्या होगा? तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा? वो ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। तो कॉमन सेंस है, महंगाई को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, मार्केट में पैसा कम करो। अगर मैं बोलता हूँ मान लीजिए क्वेश्चन है, आपकी जो कार सोल्ड है वो कम होगी, कार की जो बिकने की क्षमता वो कम होगी, कम कारें बिक रही हैं, तो अब बताइए आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा कि कम करेगा? तो सस्ता होने का मतलब है, कार नहीं बिक रही का मतलब है कि क्या हो गया? क्या हो गया? महंगाई आपकी। तो मतलब कि यही है कि आपका पैसा कम है, लोग कार क्यों नहीं खरीद रहे? भाई अगर मैं बोलूं कि लोग पैसे क्यों नहीं कार खरीद रहे, इसकी जो बिक्रीता है वो कम होगी, लोग कम ले रहे हैं, इसका मतलब लोगों के पास पैसे नहीं है या पैसे कम है, मतलब मार्केट में पैसा कम है, मार्केट में पैसा लेस है, तभी तो लोग नहीं ले रहे ना कार। कार लोग क्यों नहीं खरीद रहे? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। तो मुझे बताइए आरबीआई जो अपना इंटरेस्ट रेट है वो क्या करेगा? कम करेगा ना, कम करेगा तभी तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा। क्यों? क्योंकि इसने इंटरेस्ट रेट कम करे तो बैंक किससे लोन लेंगे, बैंक के पास पैसा है तो आपके पास पैसा आएगा। तो इसका मतलब कार सोल्ड कम होने का मतलब लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, तो लोग क्या करेंगे? इसलिए पैसा नहीं है क्योंकि आरबीआई ने पैसा आपका छोड़ा ही नहीं है, तो आरबीआई इससे में क्या करेगा? अपना इंटरेस्ट रेट कम करेगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। मैं बोलता हूँ कि डॉलर का प्राइस कम हुआ, डॉलर का प्राइस कम हुआ या एफडीआई आपकी कम हुई, लोगों ने बाहर से पैसा कम आया, कम इन्वेस्ट किया यहाँ पे, तब क्या होगा? तो डॉलर का प्राइस गिरने का मतलब डॉलर कम इन्वेस्ट हुआ,
आपके यहाँ पे डॉलर कम हो रहा है, एफडीआई लोग क्या कर रहे हैं, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, तो लोग इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे, बेसिकली लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। तो मैंने आपको बताया था ना, इन्वेस्टमेंट नहीं करने का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा तो पैसा नहीं होगा, इसका मतलब प्रोडक्शन नहीं होगा, तो क्या हो गया, रिसेशन आ गया। अब आप करिए रिलेट एक बार, रिसेशन की कंडीशन में क्या किया जाता है। जब रिसेशन आता है तो मुझे बताइए बैंक रेट क्या होंगे, जो आपका इंटरेस्ट रेट आरबीआई का रेट है, इंटरेस्ट रेट आरबीआई वो क्या होना चाहिए। तो अभी तो मैंने आपको बताया रिसेशन का मतलब प्रोडक्शन नहीं हो रहा, पैसा ही नहीं है, तो पैसा बढ़ाना पड़ेगा। तो पैसा कैसे बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट कम करके। तो आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देता है, इसलिए क्या होगा, तब भी तो रिसेशन दूर होगा। जब कोई चीज़ कम बिक रही है इसका मतलब इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है, रिसेशन आ चुका है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका गल्फ वार होता है, सारी कंट्री आपस में एक दूसरे से लड़ रही हैं, आपस में लड़ रही हैं, तो आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट क्या करेगा बताइए। डेफिनेटली जब आपस में लोग लड़ रहे हैं, कंट्री अगर लड़ाई कर रही हैं, तो क्या आएगा, इन्फ्लेशन आएगा कि रिसेशन आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ईरान में ही मान लीजिए कि गल्फ वार हो गया ईरान वगैरह में, तो ईरान से आपका तेल आता है, ऑयल आता है। अब ऑयल आपके यहाँ नहीं आ रहा, जब ऑयल नहीं आ रहा तो आपके पास नहीं आ रहा, इसकी मीन्स कि आपके पास तेल के प्राइस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। क्या होंगे, ऑयल के प्राइस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ईरान मान लीजिए गल्फ वार हो रहा है, ईरान बीच में इन्वॉल्व था, तो ईरान आपके पास तेल की सप्लाई नहीं कर पा रहा। अब आपके पास तेल हो गया कम, तो बताइए आपके यहाँ तो नहीं हो रहा था ना बाहर, आपके यहाँ तो नहीं हो रहा था, लेकिन आपके वहाँ तेल आए नहीं, इसका मतलब तेल की प्राइस की तेल की जो प्राइस है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि कम होगी चीज़ तो प्राइस बढ़ जाएंगे, प्राइस बढ़ गए। जब प्राइस बढ़ गया तो इसको कंट्रोल कैसे करेगा आरबीआई, आरबीआई अपना रेट क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, क्योंकि महंगाई को कंट्रोल ही ऐसे किया जाता है। जब किसी कंट्री में बाहर हो जाएगा तो अपने आप महंगाई आएगी, इतनी महंगाई आएगी कि पैसों की वैल्यू ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल भी लिए। तो बेसिकली आपको यही याद रखना है कि इन्फ्लेशन के टाइम बैंक रेट, आरबीआई के जो रेट हैं वो क्या होते हैं, बढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया, बैंक रेट बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो आपकी मार्केट में इन्फ्लेशन कम होगा। और रिसेशन के टाइम क्या होगा, रिसेशन के टाइम आरबीआई के जो रेट है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये बात याद रखना, क्वेश्चन निकल जाएंगे। अगला पॉइंट लिख लीजिए, अगला कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, ये छोटा सा एक और फंक्शन लिख लीजिए। आरबीआई क्या काम करता है, आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करे, फ्लक्चुएशन को रिमूव करे, किसमें, एक्सचेंज रेट पे। एक्सचेंज रेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका डॉलर, एक डॉलर मान लीजिए 75 रुपीज़ के बराबर है, तो इसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना, ऐसा ना हो कि एक डॉलर 100 के पास पहुंच जाए तो आपकी वैल्यू गिर जाएगी। इसी हिसाब से वो मेंटेन करके रखता है डिमांड एंड सप्लाई। बेसिकली सब कुछ डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। अगर आपकी चीज़ों की डिमांड है तो आपके पैसों की भी वैल्यू रहेगी, डिमांड खत्म हो गया तो आपके पैसों की वैल्यू गिर जाएगी। ठीक है, ये सब कुछ डिमांड पे डिपेंड करता है। सो इतनी डेप्थ में ना जाएंगे, लेकिन इतना याद रखना कि आरबीआई क्या करता है, रिमूव करता है फ्लक्चुएशन को, जो एक्सचेंज रेट होते हैं। एक्सचेंज रेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आरबीआई के पास, आपको पता है आप डॉलर लेके दुकान पे तो नहीं जा सकते, लोकल शॉप पे नहीं जा सकते, आप कहाँ जाओगे, बाहर से कोई बंदा पैसे भेजता है तो उसने भेजे अपने बाहर, आरबीआई के पास जाएंगे, आरबीआई उस डॉलर के बदले में पैसा इसको देगा। और इंडिया वाले ने अगर बाहर जाना है तो वो इसके पास जाएगा, पहले इससे डॉलर लेगा और डॉलर लेके बाहर जाएगा। तो ये जो एक्सचेंज रेट होता है, मान लीजिए आज आपने $10 दिए, कल को पहले 75 रुपीज़ था, आज बन के इसके 100 रुपीज़ होगा डॉलर का, तो गवर्नमेंट को घाटा पड़ेगा ना। इस चीज़ के लिए वो फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है कि इसमें ज़्यादा चेंजेस ना आए। ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी आरबीआई की। किसकी, आरबीआई की। तो अगली क्लास में हम लोग आरबीआई को ख़त्म करेंगे, जिसमें मैं आपको मेथड पढ़ाने वाला हूँ। क्या, मेथड पढ़ाने वाला हूँ, एंड इंस्ट्रूमेंट, मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। मतलब महंगाई बेसिकली कैसे कंट्रोल करता है। तो मैंने आपको बताया भी थे, कुछ होते हैं इसमें, एक होते हैं क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। तो दोनों मैं आपको अगली क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। एक तो आपको पहले ही आता है, जो आपके क्वांटिटेटिव हैं वो पहले ही आते हैं आपके, ठीक है, क्योंकि उसमें आपने सारे बैंक रेट वगैरह, वो मॉनेटरी पॉलिसी सारी पढ़ ली थी, वही ऑलवेज
बाकी हम लोग क्वालिटेटिव पढ़ेंगे, इसके बाद आपका आरबीआई खत्म होगा। फिलहाल मैं आज की क्लास थोड़े से कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करी आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, और ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी था। जैसे ये मैंने एग्जाम्पल लिए थे कि महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा सा आज की क्लास का रिवाइज कर देता हूँ, सो एज आप लोग समझ पाओगे। चलिए, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया कॉन्सेप्ट कहाँ से, आपके यहाँ से। मैंने बोला आरबीआई बैंकों का बैंक होता है, और फिर मैंने आपको बताया कि कैसे आरबीआई काम करता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले में ये बैंकों को लोन देता है और लेता है पैसा, तो इसलिए बैंकों का बैंक बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया ये क्लियरिंग हाउसिंग का भी काम करता है। कैसे करता है, क्योंकि कौन से बैंक का डाटा दूसरे बैंक में कितना आ रहा है जा रहा है, वो डायरेक्टली आरबीआई इसको कंट्रोल करके सारा डाटा को मैनेज कर देता है, इसलिए इसको बोला जाता है ये क्लियरिंग हाउस का भी काम करता है, हाउसिंग का। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट भी करता है, मार्केट में कितना पैसा जाएगा कितना नहीं, तो वो मैंने बता भी दिया, CRR SLR। अगर आप मेरी पहले दिन से क्लास देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, आप इजीली बना सकते हो। तो CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, मैं सब कुछ आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। उसके बाद मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताया, इसमें बताए कि आरबीआई क्या करता है इसको कंट्रोल करने के लिए। जैसे आरबीआई क्या करता है, रिसेशन के टाइम पे पैसा मार्केट में फ्लो करता है, और अगर इन्फ्लेशन आ जाए तो पैसा खींच लेता है। तो इसका मैंने पहले भी बहुत बार समझाया आपको। जैसे रिसेशन में क्या होगा, रिसेशन का मतलब मंदी आ गई, मंदी आने का मतलब मार्केट में पैसा नहीं है, पैसा बढ़ाना पड़ेगा। तो बैंक क्या करेगा, बैंक अपना रेट कम कर देगा, क्योंकि मार्केट में पैसा बढ़ाना है तो बैंक को अपना रेट कम करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली इस बात को याद रखिए कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट कैसे होने चाहिए, आरबीआई के इंटरेस्ट रेट कैसे होने चाहिए। तो डेफिनेटली आरबीआई तो बैंक के साथ ही करेगा ना, तो आरबीआई क्या करेगा, बैंकों को इंटरेस्ट कम लगाएगा। उसको बोलेगा कि भाई महंगाई मार्केट में ज़्यादा है, मुझे पैसा मार्केट में भेजना है, मार्केट से पैसा खींचना है। क्योंकि आपको पता है कि इन्फ्लेशन बढ़ता है पैसों से, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। जहाँ 100 रुपीज़ की चीज़ आती है अब वो 200 की आएगी। तो इन्फ्लेशन को अगर बढ़ गया तो आपको बैंक रेट आरबीआई क्या कहता है, बढ़ाता है। बोलता है कि मैं बैंकों को बोलता है कि मैं आपको महंगी चीज़ें दे रहा हूँ, मैं आपको लोन दे रहा हूँ, इंटरेस्ट ज़्यादा लूँगा, ताकि बैंक उससे इंटरेस्ट कम ले, क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तो बैंक अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। अगर रिसेशन आ जाए, मंदी आ जाए, तब क्या होता है, तब बैंक अपना इंटरेस्ट रेट क्या करता है, कम कर लेता है। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम करता है कि बैंक को बोलता है आप मेरे से ज़्यादा पैसा लेके जाइए और आगे मार्केट में बांटिए, क्योंकि मार्केट में पैसा आएगा, महंगाई बढ़ेगी, लोग इन्वेस्ट करेंगे, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, जिससे आपका रिसेशन कम हो जाएगा। फिर मैंने एग्जाम्पल दिए कुछ आपको। जैसे मैंने बोला, मान लीजिए आपके प्राइस बढ़ गए, मतलब महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ने का मतलब आरबीआई को अपना रेट क्या करना पड़ेगा, आरबीआई को रेट बढ़ाने पड़ेंगे महंगाई कम करने के लिए। ऐसे बोल रहे डायरेक्टली रिलेशन होता है। कैसा डायरेक्टली रिलेशन होता है। फिर मैंने बोला कार सोल्ड कम हो रही है, इसका मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है, इसलिए कार नहीं बिक रही। तो पैसा कम है तो पैसा देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट रेट कम करिए, बैंकों को पैसा दीजिए। फिर मैंने बोला कि डॉलर कम हो रहा है, एफडीआई कम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। तो एफडीआई कम होने का मतलब इन्वेस्टमेंट कम का मतलब प्रोडक्शन कम का मतलब रिसेशन आ रहा है। रिसेशन के टाइम क्या करते हो, इंटरेस्ट रेट कम करो, लोगों के पास पैसा दो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि रिसेशन से बचा जा सके। जैसे गल्फ वार हो रहा है, गल्फ वॉर में क्या होता है, कंट्री आपस में लड़ना शुरू कर दिया। तो इसमें क्या होगा, गल्फ वॉर में जब भी कोई वार होता है ना तो महंगाई बढ़ती है। आपको पता नहीं चाहिए, कोई भी अगर लड़ाई होती है तो महंगाई बढ़ती है। क्योंकि चीज़ें कम बचती हैं, प्रोडक्शन नहीं होता, चीज़ों में महंगाई बढ़ जाती है। जब महंगाई बढ़ेगी तेल की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया छोटा सा कि तेल की कीमतें बढ़ गई, तो इन्फ्लेशन बढ़ने से आपका रेट भी ज़्यादा करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया ये क्या करता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ्लक्चुएशन को रोके। आपका जो डॉलर और पैसे के बीच में जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, ये भी क्या रहे, जो एक्सचेंज रेट है मार्केट का वो भी बराबर मेंटेन रहे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया ये हमने मेथड अगली क्लास में पढ़ने हैं, देन आपका आरबीआई खत्म हो जाएगा। तो आई होप आज की क्लास भी आपको, आज थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लास है, अगर आपने पहली 2 क्लासेस नहीं देखी तो आपको समझ नहीं आएगी। इवन की बेसिक क्लास तो कंफर्म देखनी है आपको। मैंने जो बेसिक 4 क्लासेस ली थी उसमें मैंने हर एक डेफिनेशन डिटेल में बताया था। फिर मैंने आपको आपकी फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाई, इसको देखना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, और उसके बाद आरबीआई देखना, ठीक है। चलिए अगली क्लास में हम आरबीआई को ख़त्म करेंगे। तो उम्मीद करते हैं क्लास समझ आई होगी आपको, और थोड़ा सा अगर नहीं समझ आई तो एक बार फिर से इसको रिकैप करिएगा, क्योंकि क्लास इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट सिखाने की मैंने कोशिश करी है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।